Can you hear me? चलिए तो करते हैं कंटिन्यू, बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से आगे। अपन ने 2 एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ लिए थे। चैप्टर चल रहा था यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस, और हमने 2 एस्केप सीक्वेंसेस कवर अप कर लिए थे। इन दो में पहला क्या था? इन दो में पहला था बैकस्लैश n। क्या कहलाता है? कहलाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या करता है? करता है कर्सर को नेक्स्ट रो पे शिफ्ट। सो मूव्स और शिफ्ट्स द कर्सर at the beginning of the next row। ये अपन ने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा आपने सेकेंड एस्केप सीक्वेंस भी पढ़ लिया था, दैट वाज बैकस्लैश टी। क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज टैप कैरेक्टर। क्या करता है? कर्सर को मूव करता है कहां पे? जल्दी जल्दी बोलिए। मूव द कर्सर टू द, वेरी गुड, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टैप कॉलम। अगले टैप कॉलम की बिगिनिंग तक मूव करने का काम करता है बैकस्लैश टी। दैट इज इट्स मेन पर्पस। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपको मैं एक आउटपुट दे रहा हूं, आप फटाफट मुझे उस आउटपुट को देखकर कोड कैसे बनेगा इसका आइडिया दीजिएगा। तो आज सबसे पहले पिछले लेक्चर्स के बेसिस पर एक एक्सरसाइज से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आई वांट, आज आप एक कोड मुझे ऐसा लिख के दें जो जब रन हो तो गौर करिएगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट टैप कॉलम पे प्रिंट करके दे हेलो। ध्यान से देखना, सेकेंड रो के सेकेंड टैप कॉलम पे प्रिंट होना चाहिए यूजर। थर्ड रो के थर्ड टैप कॉलम पे प्रिंट होना चाहिए वेलकम। फोर्थ रो के सेकेंड टैप कॉलम पे प्रिंट होना चाहिए टू। और फिफ्थ रो में फर्स्ट टैप कॉलम पे प्रिंट होना चाहिए सी। ये मुझे आउटपुट चाहिए। क्या आप फटाफट मुझे बता सकते हैं ये आउटपुट कैसे लाएंगे? प्लीज रेस्पॉन्ड। हो जाएगा? वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा बताइए? एक ही प्रिंटएफ से हो जाएगा या बहुत सारे प्रिंटएफ लगेंगे? जवाब दें। एक ही प्रिंटएफ से हो जाएगा या बहुत सारे प्रिंटएफ्स लगेंगे? वेरी गुड, एक से ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक से ही करते हैं। आप बताइएगा कैसे करेंगे। शुरुआत होगा stdio और conio.h का इंक्लूजन वाला पार्ट। ये आपके कोड की शुरुआत होगी। देन विल हैव द यूजुअल void main। मेन के अंदर आएगा clr scr। ठीक, इसके आगे बताइए। इसके आगे आएगा printf। क्या लिखेंगे सबसे पहले? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, सबसे पहले आप लिखेंगे हेलो। हेलो के बाद क्या आएगा? हेलो के बाद क्या आएगा? हेलो के बाद, बिल्कुल सही, बैकस्लैश एन आएगा। इस बैकस्लैश एन के बाद क्या आएगा? इस बैकस्लैश एन के बाद बैकस्लैश टी आएगा। क्यों बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी क्यों आए? बैकस्लैश एन आया हेलो के बाद रो चेंज करने के लिए, तो बैकस्लैश एन के कारण कर्सर कौन सी रो पे आ जाएगा? सेकेंड रो पे आ जाएगा, राइट। और बैकस्लैश टी क्यों आया है? बैकस्लैश टी आया है सेकेंड रो का पहला टैप कॉलम बिल्कुल ब्लैंक छुड़वाने के लिए। क्योंकि आप गौर से देखिए, पहला टैप कॉलम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ है। तो अगर पहला टैप कॉलम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है मैंने, तो उसके लिए आपको यूज करना ही पड़ेगा बैकस्लैश टी। ये जो आप एम्प्टी वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये बैकस्लैश टी के कारण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा जो हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज यूजर। लिखेंगे, ठीक। यूजर के बाद फिर हमारा अगला टास्क होगा एक और बैकस्लैश एन। और अब की बार नोटिस करिए, हमें 2 टैप कॉलम खाली छोड़ने, है ना?
तो हम लिखेंगे 2 बार /t, /t, /t। इसके बाद हम लिखेंगे वेलकम, वेलकम के बाद लिखेंगे /n, इस /n के बाद एक /t और 2, फिर एक और /n और c। ये कोड आप लिखकर अगर कंप्यूटर पे रन करें तो जैसा आप देख रहे हैं वैसा स्लांटेड सा आउटपुट आपके स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। सब लोग समझ पा रहे हैं इसको? यह है कोड जो आपको ऐसा स्लांटेड आउटपुट देगा। तो इससे एक और गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, वो ये कि आप /n /t एक ही बार यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना चाहें उतनी बार अपने कोड में /n और /t का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलें आगे। वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड एस्केप सीक्वेंस पे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। क्या इसका नाम? इस थर्ड एस्केप सीक्वेंस का नाम है /r। क्या कहलाता है ये कहलाता है कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। ओके, करता क्या है ये क्या करता है, इसको थ्योरी में समझाने से पहले मैं आपको प्रोग्रामेटिकली समझाता हूं। आप उसे समझना, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं। ठीक है, वॉच केयरफुली। इमेजिन करिए हमने एक सिंपल सा कोड सी में लिखा, #include stdio.h, #include conio.h, void main, और स्क्रीन को क्लियर करा। स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैंने प्रिंटफ में लिखा हेलो। बहुत ही ध्यान से देखिएगा अगर सी पहली बार पढ़ रहे हैं आप तो। ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं प्रिंटफ, तो मेरे स्क्रीन पे हेलो और कर्सर दोनों कहां दिखेंगे? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। अगर मैं इस तरीके से कोड लिखता हूं तो मुझे हेलो दिखेगा फर्स्ट रो में, है ना? हेलो दिखेगा फर्स्ट रो में, और कर्सर कहां दिखेगा? कर्सर दिखेगा हेलो के ओ के जस्ट आगे। बिल्कुल सही सारंग, कर्सर दिखेगा ओ के जस्ट बाद। करेक्ट, ये हमारे कर्सर की पोजीशन होगी। गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं हेलो के बाद /n लगा देता तो क्या होता? तो आप मुझे बोलोगे सर अगर हेलो के बाद /n होता तो कर्सर आ चुका होता नेक्स्ट रो की स्टार्टिंग पे। मतलब हेलो आ रहा होता रो नंबर 1 पे, कर्सर कहां आ रहा होता? कर्सर आ रहा होता रो नंबर 2 पे। ये भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। नाउ सपोज आप यहां /n ना लगाकर /r लगा देते हैं। अगर आपने /r लगाया तो नोटिस करिएगा कर्सर बिगिनिंग में तो आएगा, लेकिन नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो, रादर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेम रो। इसी रो की बिगिनिंग पे आपका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है इस समय? कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा हेलो के एच के ठीक नीचे। कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा हेलो के एच के ठीक नीचे। समझ आई ये बात? जल्दी जल्दी बोलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा हेलो के एच के ठीक नीचे। तो अगर मैं आपसे कहूं तो फिर क्या लिखें? /r क्या करता है? तो आपका जवाब होगा /r के बारे में हम लिख सकते हैं मूव्स द कर्सर, मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ, टू द बिगनिंग ऑफ द करंट रो। जो आपकी करंट रो है, कर्सर को उसी की बिगनिंग पे शिफ्ट करने का काम कौन करता है? कर्सर को उसी की बिगनिंग पे शिफ्ट करने का काम करता है /r। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। नॉट सेकेंड लाइन अहमद, सेम लाइन। करंट का मतलब होता है सेम, जिस रो पे कर्सर है उसी की बिगिनिंग पे आ जाएगा। करंट सेकंड कैसे हो जाएगी? करंट मतलब सेम रो,
द करंट रो, जहां पे कर्सर इस समय है। तो आप बताओ हेलो लिखने के बाद कर्सर कहां पर है? बताओ अहमद, हेलो लिखने के बाद कर्सर कहां पर है? फर्स्ट रो पर है। तो उसी को तो करंट रो बोलेंगे, उसी रो की बिगनिंग पे हमारा कर्सर आ जाएगा। आई बात समझ? वेरी गुड, बढ़ूं आगे? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बिल्कुल वैलिड डाउट है। इसका बेनिफिट क्या है? तो एक बात मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, एस्केप सीक्वेंस में हमें पढ़ने हैं टोटल 5 टॉपिक। बोला था ना मैंने आपसे परसों, इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं 5 टॉपिक। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे प्रोग्रामिंग में वो बैकस्लैश n और बैकस्लैश t होंगे। बाकी के 3 टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इंटरव्यूज में अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अभी जवाब दे रहा हूं प्रिंस आपके सवाल का, तो अभी इनको पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक क्वेरी जरूर आएगी कि सर इनका बेनिफिट क्या है, इनका फायदा क्या है। इनका बस इतना ही फायदा मानिए आप कि जब इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो स्टार्ट करें इनसे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक, तो अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन देता हूं, लेट मी सी आप उसका क्या आंसर देते हैं। शुरुआत सबसे पहले बैकस्लैश r के एक एग्जाम्पल से कर रहा हूं मैं। इमेजिन करिए हमने 2 हेडर फाइल्स यूज करी हैं और प्रोग्राम के अंदर मैंने CLR SCR लिखा, इसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ में मैंने लिखा हेलो बैकस्लैश r और उसके बाद मैंने लिखा यूजर। क्या आप बता सकते हैं इस कोड का आउटपुट क्या होगा? गेस कीजिए। बिल्कुल गलत प्रिंस, इसका आउटपुट यूजर हेलो नहीं होगा। नहीं, इसका आउटपुट ओनली यूजर भी नहीं होगा। सरप्राइजिंगली इस कोड को जब आप चलाएंगे तो इसका आउटपुट आएगा यूजर ओ। ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट आएगा यूजर ओ और कर्सर कहां होगा? कर्सर ओ कैरेक्टर के ठीक नीचे होगा। ठीक, बिल्कुल सही। अब डाउट आना चाहिए दिमाग में कैसे हुआ ये, तो अब मैं शुरू से ट्रेस कर रहा हूं कैसे हुआ। समझिए, सबसे पहले मुझे बताइए, हमने पहली रो पे हेलो लिखा है? लिखा है। हेलो लिखने के बाद कर्सर ओ के बाद होगा? होगा कर्सर ओ के बाद। अब जब आप बैकस्लैश आर करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, बैकस्लैश आर के कारण कर्सर कहां चला जाता है? जवाब दें। बैकस्लैश आर के कारण कर्सर कहां चला जाता है? कर्सर आ जाता है बिल्कुल बिगनिंग पे। तो कर्सर इस समय कहां ब्लिंक करने लगेगा? एच के नीचे, है ना? अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसके बाद कुछ लिखेंगे, हमें ऐसा लगता है हम अगर इसके बाद कुछ लिखेंगे तो वो हेलो को शिफ्ट करेगा। गलत लगता है। हम अगर कुछ लिखेंगे इसके बाद तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, वो हेलो पे ओवरराइट होगा। शिफ्ट नहीं करेगा, ओवरराइट करेगा, रिप्लेस करेगा। तो अब आप दिमाग दौड़ाइए, अगर आप हेलो के ऊपर अब यूजर लिखेंगे तो नोटिस करिए यूजर का जो यू है वो हेलो के एच को रिप्लेस करेगा। बोलते चलिए हाँ या ना। करेगा। यूजर का जो एस है वो हेलो के ई को रिप्लेस करेगा। यूजर का जो ई है वो हेलो के एल को रिप्लेस करेगा। यूजर का जो आर है वो हेलो के दूसरे वाले एल को रिप्लेस करेगा। लेकिन गौर करिए यूजर में कितने लेटर हैं? 4। हेलो में कितने लेटर है? 5। तो हेलो का ओ बच जाएगा और आपका कर्सर उस ओ के नीचे आपको ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। आपका कर्सर उस ओ के नीचे आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। राइट? इसका मतलब अगर यूजर में एक लेटर और होता, सिर्फ एक लेटर और होता, तो हमें आउटपुट में क्या दिखता? पूरा हेलो रिप्लेस हो जाता, उसकी जगह पूरा हमें हमारा वर्ड दिखता। बिल्कुल सही। भोपाल के साथ अपन ट्रेस कर लेते हैं, है ना? अपन इसको इमेजिन करते हैं, यूजर ने हेलो के बाद अपने प्रोग्राम में भोपाल लिखा है। लेट्स ट्रेस इट। तो इमेजिन करिए इसी कोड को मैं लिखता हूं
लाइक दिस, जैसा आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हेलो /r भोपाल। ठीक, अब आप करिए मेरे साथ ट्रेस। सबसे पहले लिखा जाएगा हेलो, ठीक है। हेलो लिखने के बाद कर्सर कहां होगा? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, कर्सर होगा ओ के बाद। फिर कंपाइलर को दिखा /r। क्या करा कंपाइलर ने /r के कारण? कर्सर को पुल कर लिया एच के नीचे। अब इस एच पे ओवरराइट होगा भोपाल का पहला कैरेक्टर डी। फिर हेलो के ई पे ओवरराइट होगा एच, हेलो के एल पे ओवरराइट होगा ओ, दूसरे वाले एल पे ओवरराइट होगा पी, हेलो के ओ पे ओवरराइट होगा ए, और हेलो के आगे वाले गार्बेज पे ओवरराइट होगा एल। ओवरऑल आपको मिलेगा भोपाल। कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा होगा? फटाफट जवाब दें। कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा भोपाल के एल के बाद, एल के नीचे नहीं। याद रखिएगा, जो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होता है कर्सर उसके बाद ब्लिंक करता है। तो अब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ लिखा गया है भोपाल। ठीक है, प्रैक्टिकली देखिए आप इस चीज को, थोड़ा सा टिपिकल है तो प्रैक्टिकली करिए ऑब्जर्व। ये है हमारा आईडीई। लेट मी ओपन दिस। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअली /r का इफेक्ट आप देख लीजिए। तो इन दोनों को मैंने अटैच करा, फिर हमने मेन बनाया। मेन के अंदर मैंने कहा CLR SCR, CLR SCR, फिर मैंने कहा printf, यहां लिखा मैंने हेलो, और यहां लिखा मैंने /r, और यहां कहा मैंने get ch। ठीक, पहले आप इस कोड को देख लें। ये कोड नजर आ रहा है आपको क्लियरली, है ना? रन करता हूं, देखिएगा कर्सर कहां दिखेगा। कहां दिख रहा है कर्सर? कर्सर दिख रहा है H अल्फाबेट के ठीक नीचे, दिख रहा है? राइट। अब मैं इसके बाद लिखता हूं हेलो /r यूजर। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा यूजर ओ, और कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा ओ अल्फाबेट के ठीक नीचे। और हमने अगला एग्जांपल करा था, यहां यूजर के बाद हमने लिख दिया था, यूजर की जगह लिख दिया था भोपाल। रन करा तो आउटपुट में सिर्फ मिलेगा हमें भोपाल। समझ आ रहा है? राइट। चलो, अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? अगर मैं यहां लिखता हूं शर्मा /r, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं क्या? आप ठीक हुए? हट गए ब्लैक स्पॉट्स? गुड। तो मैं यहां लिखता हूं शर्मा /r कंप्यूटर /r अकेडमी। स्क्रीन पे अपना अपना आंसर टाइप कीजिए, फाइनल आउटपुट जो हमें नजर आएगा। तृप्तांश जल्दबाजी नहीं करो, ध्यान से करो। इसका आउटपुट कंप्यूटर आएगा। वेरी गुड। इसका आउटपुट आएगा अकेडमी आर। ठीक, कैसे आया समझें। अकेडमी आर बिल्कुल सही। अब कैसे हुआ चेक करिए। सबसे पहले लिखा गया शर्मा, शर्मा के बाद कर्सर ए के बाद था, बट बिकॉज ऑफ /r कर्सर कहां पहुंच गया? कर्सर पहुंच गया शर्मा के एस के नीचे। ठीक,
इसके बाद कंप्यूटर का सी लिखा गया, तो जो कंप्यूटर का सी है वो शर्मा के एस को ओवरराइट करेगा? जल्दी बोलिए, करेगा? तो यहां सी आ गया। फिर कंप्यूटर का ओ शर्मा के एच को ओवरराइट करेगा। कंप्यूटर का एम शर्मा के ए को ओवरराइट करेगा। कंप्यूटर का पी शर्मा के आर लेटर को ओवरराइट करेगा। कंप्यूटर का यू एम को ओवरराइट करेगा। कंप्यूटर का टी शर्मा के ए को ओवरराइट करेगा। लेकिन कंप्यूटर में तो 2 लेटर और है, ई आर, तो पूरा वर्ड लिखा जाएगा कंप्यूटर, और ये जो कर्सर है ये कंप्यूटर के आर के बाद पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा, राइट? अब इसके बाद फिर बैकस्लैश आर है। बैकस्लैश आर अपनी आदत से मजबूर, वो फिर कर्सर को ले आएगा बिगनिंग पे। अब जहां कर्सर है वहां से ओवरराइट होना शुरू होगा अकेडमी। तो अकेडमी का ए कंप्यूटर के सी पे ओवरराइट होगा। अकेडमी का सी कंप्यूटर के ओ पे ओवरराइट होगा। अकेडमी का ए एम पे ओवरराइट होगा, राइट? फिर अकेडमी का एम कंप्यूटर के पी को ओवरराइट करेगा। अकेडमी का ई यू पे ओवरराइट होगा। अकेडमी, सॉरी, ऐसे लेते हैं, तो अकेडमी का डी ई ये ओवरराइट हुआ टी पे। अल्टीमेटली आप नोटिस करिए अकेडमी में जो लास्ट के 2 लेटर हैं उनके बाद बच के रह जाएगा आर, रह जाएगा। क्योंकि आप काउंट करिए कंप्यूटर में कितने लेटर हैं। कंप्यूटर इज अ वर्ड ऑफ 8 लेटर्स, अकेडमी इज अ वर्ड ऑफ 7 लेटर। 7 लेटर वाले वर्ड को 8 लेटर पे ओवरराइट करें तो बचेगा दोनों का 7 लेटर और लास्ट लेटर 8 लेटर वाले वर्ड का, इसलिए आउटपुट आ गया अकेडमी आर। समझ आया? सिंपल है, चलें आगे। राइट। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं जो कई बार रिटन टेस्ट में पूछे गए हैं, इनिशियल लेवल पे पूछे गए हैं, तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो। इसलिए इनका डिस्कस होना बहुत जरूरी है। और कर्सर कहां होगा? फटाफट जवाब दीजिए। कर्सर होगा आर के ठीक नीचे। ठीक है, चलिए आप इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, ये इन्फोसिस का क्वेश्चन था। इन्फोसिस के इंटरव्यू का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 वर्ड्स। कौन से 2 वर्ड्स हैं? हेलो यूजर। इन सच अ वे, इन सच अ वे आउटपुट बिकम्स यूजर हेलो। मतलब क्या है वो सुनिए। आपको प्रिंटफ में लिखना है हेलो यूजर। पहले क्या लिखना है जल्दी बताइए? पहले लिखना है हेलो, फिर क्या लिखना है? फिर लिखना है यूजर। लेकिन स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? स्क्रीन पे दिखना चाहिए यूजर हेलो। और ये मत सोचिएगा हम 2 बार हेलो लिख देंगे। आपको हेलो यूजर प्रिंटफ में यही लिखना है, लेकिन आउटपुट दिखना चाहिए यूजर हेलो। आपका पहला वर्ड स्क्रीन पे दूसरा वर्ड बन जाए, प्रिंटफ में आपका दूसरा वर्ड स्क्रीन पे पहला वर्ड बन जाए। ये चैलेंज है, क्या आप पूरा कर सकते हैं? बताइए कैसे करेंगे? क्या करना होगा बताओ? ये रहा हेलो यूजर, कैसे लिख दूं इसको कि आउटपुट 2 वर्ड्स में आ जाए? जल्दी जल्दी जवाब दें, फटाफट जवाब दें, टाइम वेस्ट नहीं करिए। कैसे लिखें कि आउटपुट हमें यूजर हेलो दिख जाए? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेदिका गलत है, वेदिका का जवाब गलत है। सत्यम आपने तो क्वेश्चन का मतलब ही बदल दिया बेटा। सिर्फ हेलो यूजर एक एक बार लिखना है, 2 2 बार थोड़ी ना लिखना है। अहमद का भी जवाब गलत है, वेदिका का भी जवाब गलत है, और मुझे बाकी लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? हाँ, वाई अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? इतने सारे लोग क्लास में हैं। विपुल आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा है,
वैदिक से कोई आंसर नहीं आ रहा है. वंदना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. सृष्टि इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. सृष्टि गुप्ता, सौरभ गौतम. व्हाई यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? गुड. सबसे पहला काम जो आप करेंगे, ध्यान से देखें, इट विल बी \t. सबसे पहले, गलत बेटा अहमद, गलत गलत. सबसे पहले \t आएगा, फिर इसके बाद हेलो आएगा, फिर इसके बाद \r आएगा, और फिर इसके बाद यूजर आएगा. ये आपका तरीका होगा कोड लिखने का. ठीक, कैसे चलेगा इसको भी आप समझ लेते हैं. क्लियर? समझिए, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा. सबसे पहले \t अपना असर दिखाएगा. याद करें और बताएं \t क्या करता है. \t क्या करता है, जल्दी बताइए. त्रिपांश \b अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने. जितना पढ़ाया है उतने के बेस पर ही तो पूछूंगा. राइट, तो पूरा टैब कॉलम ब्लैंक छूटकर कर्सर चला जाएगा कॉलम नंबर 9 पे. कॉलम नंबर 9 पे लिखा जाएगा वर्ड हेलो. जल्दी बोलिए, इतना क्लियर है? कॉलम नंबर 9 पे लिखा जाएगा वर्ड हेलो. करेक्ट. ये हेलो लिखने के बाद \r दिखेगा. \r से कर्सर कहां आ जाएगा? \r के कारण कर्सर कहां आ जाएगा? कर्सर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम पे. राइट, इसी रो के फर्स्ट कॉलम पे, बिगिनिंग पे. इसके बाद लिखा जाएगा यूजर. अब अगर आप यहां यूजर लिखेंगे तो आउटपुट ऐसा हो गया कि नहीं, यूजर हेलो हो गया ना. बस ये जो गैप है ये कितने का आएगा? ये जो गैप आपको इन दोनों के बीच में दिख रहा है, ये 4 कैरेक्टर का गैप आएगा. 4 स्पेसेस दिखेंगी. क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 4 की जगह एक ही स्पेस दिखे? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 4 की जगह एक ही स्पेस दिखे? तो क्या करेंगे? गुड. कितनी स्पेस देंगे? अगर स्पेस देकर ये कोड बनाए तो कितनी स्पेस देंगे? वेरी गुड. हेलो के पहले 5 स्पेस दे दीजिए. हेलो के पहले 5 स्पेस देने से बात बन जाएगी. यस, 1 2 3 4 5. राइट, इससे कैसे होगा कोड हैंडल? हेलो के पहले 5 स्पेस देने से कोड हैंडल कैसे हो जाएगा? तो ऐसे हैंडल हो जाएगा ये कोड कि अब अगर लिखा जाएगा स्क्रीन पे हेलो, तो हेलो के पहले कितना गैप छोड़ेगा कंपाइलर? हेलो के पहले 5 लेटर्स का गैप छोड़ेगा. राइट, 5 लेटर्स का गैप छोड़ने के बाद लिखेगा हेलो. और अब जब \r आएगा तो वो रो के कॉलम नंबर 1 पे आ जाएगा. कॉलम नंबर 1 पे लिखा जाएगा यूजर. तो कितना गैप आ जाएगा यूजर और हेलो के बीच में? गैप ऑफ ओनली 1 लेटर. करेक्ट. तो इस तरीके का आउटपुट लाने के लिए आप यूज करते हैं \r को. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. समझ आया? गुड. अब आ जाइए इस कैटेगरी के नेक्स्ट टॉपिक पे. हु इज दैट? टॉपिक नंबर 4, \b. क्या कहलाता है? कहलाता है बैकस्पेस कैरेक्टर. ओके. और करता क्या है? करता है pulls the cursor 1 column backwards. आपके स्क्रीन पे कर्सर को एक कॉलम पीछे पुल करने का काम करता है \b. समझने की शुरुआत छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं. इमेजिन करिए मैंने लिखा हेलो \b, और आपसे मैं कहता हूं इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करिए क्या आएगा. अब जैसे ही इस कोड को आप रन करेंगे, अगर आउटपुट को हम ड्रॉ करें, तो सबसे पहला काम स्क्रीन पे लिखा जाएगा हेलो. बताइए जरा, हेलो के बाद कर्सर कहां पे होगा? हेलो के बाद कर्सर ओ के बाद होगा. लेकिन जैसे ही \b दिखेगा कंपाइलर को,
कंपाइलर क्या करने वाला है? जवाब दें, कंपाइलर क्या करने वाला है? कंपाइलर कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स पुल करेगा। जब कंपाइलर कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड पुल करेगा तो कर्सर कहां आ जाएगा? कर्सर आ जाएगा ओ के नीचे। ओके, तो फिर गेस करिए, अगर मैंने यही कोड ऐसे लिखा होता कि यहां मैंने \b 2 बार दिया होता, तब हमें क्या मिलने वाला था? अगर मैंने \b 2 बार दिया होता तो हमें क्या मिलने वाला था? तो हमें स्क्रीन पे दिखने वाला था एल अल्फाबेट के नीचे हमारा कर्सर। तो आउटपुट आता हेलो, लेकिन कर्सर ब्लिंक कर रहा होता जस्ट बिलो द कैरेक्टर एल। आई होप समझ में आ रहा है \b क्या करता है? कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड्स पुल करने का काम करता है। दैट इज द रोल ऑफ \b। 2 रो नहीं मोहम्मद रजा, 2 कॉलम, 2 रो नहीं होता। कृतिका का कहना है, एक बार फिर बता दीजिए। कृतिका, \b जब भी अपन यूज करते हैं, कर्सर जहां भी है वहां से एक कॉलम पीछे आ जाइए। तो आप मुझे बताओ हेलो में कितने लेटर है कृतिका? जवाब दीजिए। जी, कॉलम मींस कैरेक्टर। हेलो में 5 कैरेक्टर है। 5 कैरेक्टर मतलब 5 कॉलम की स्पेस लेंगे। 5 कैरेक्टर 5 कॉलम की जगह लेंगे स्क्रीन पे, लेंगे। कर्सर हमारा कौन से कॉलम पे ब्लिंक करेगा हेलो के बाद? 6th कॉलम पे ब्लिंक करेगा। मैंने क्या कहा, \b क्या करता है? कर्सर को एक कॉलम बैकवर्ड लाता है। तो अगर 6 कॉलम पे कर्सर है और आप उसे एक कॉलम बैकवर्ड लाते हैं तो वो कहां आ जाएगा? कॉलम 5 पे आ जाएगा ना। एक कदम पीछे आएंगे तो 5 पे आ जाएंगे ना। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जांपल को देखिए और मुझे बताइए, सेकंड वाले में हेलो के बाद कर्सर कहां होगा? होगा यहां भी ओ के बाद। लेकिन मैंने 2 बार \b दे दिया, तो जब मैं 2 बार \b दूंगा तो कर्सर कितना पीछे आएगा? 2 कॉलम पीछे आएगा। तो 6 से अगर आप 2 कॉलम पीछे आए तो चौथे कैरेक्टर पे आ जाएंगे। चौथा कैरेक्टर मतलब हेलो का एल, सेकंड वाला एल। तो कर्सर हेलो के सेकंड वाले एल के नीचे ब्लिंक करेगा। समझ आया? अगर \b 5 बार टाइप कर दे तो कर्सर एच के नीचे पहुंच जाएगा। पॉइंट क्लियर? समझ में आ रही है बात? कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 बार कर देंगे या 10 बार कर देंगे, स्क्रीन तोड़ के बाहर थोड़ी निकल जाएगा। क्यों? स्क्रीन पे तो बेटा 5 के बाद है ही नहीं ना कुछ। कितना भी आप \b दबा दो, वो रहेगा तो फर्स्ट ही कॉलम पे ना, अंदर थोड़ी जा सकता है स्क्रीन के। क्लियर? आगे बढ़ू? अब आइए लास्ट एस्केप सीक्वेंस पे, एंड इट इज \a। सबसे अलग, सबसे स्पेशल क्या कहलाता है ये कहलाता है ऑडिबल साउंड या अलार्म कैरेक्टर। ये इसका नाम है। ठीक है, करता क्या है ये बड़ा स्पेशल काम करता है जो कोई और नहीं करता है। क्या है वो स्पेशल काम? जनरेट करता है बेल साउंड फ्रॉम द सीपीयू स्पीकर्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। आपके कंप्यूटर में जो स्पीकर्स लगे हैं उन स्पीकर्स से 1 सेकेंड के लिए बेल या बीप की साउंड जनरेट करता है। साउंड किसी की भी हो सकती है, बेल बीप, डिपेंडिंग ऑन दी ओएस। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इट डजंट वर्क विद टर्बो आईडीई। आप इसका इफेक्ट टर्बो पे नहीं देख पाएंगे, ऑल्दो इट वर्क्स विद कौन सा है दूसरा आईडी जो हम यूज करने वाले हैं? कोड ब्लॉक्स। इट वर्क्स विद कोड ब्लॉक्स। टर्बो पे कोई साउंड नहीं देगा, कोड ब्लॉक्स पे आपको साउंड जनरेट करके देगा। मतलब कहने का ये कि अगर इस कोड को ट्रेस करें और हम लिखें हेलो \r, सॉरी हेलो \a,
तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? जवाब बहुत ही साधारण है, इस प्रोग्राम का आउटपुट तो हेलो होगा। मोहम्मद होता तो होगा, लेकिन टर्बो आईडीई साउंड आपके लिए जनरेट कर नहीं पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंसेस के कारण। टर्बो आईडी पुराना आईडी हो गया है ना, हार्डवेयर अब बहुत इंप्रूव हो गया है, तो टर्बो आईडी से ये साउंड जनरेट नहीं हो पाती है। मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, है ना। पहले आप मेरे 2-3 पॉइंट सुन ले ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर आउटपुट हेलो आएगा। मैं पूछूंगा कर्सर कहाँ होगा, आप बोलेंगे सर कर्सर ओ के बाद होगा। फिर मैं पूछूंगा तो फिर फर्क क्या पड़ा बैकस्लैश ए के होने और नहीं होने से? बैकस्लैश ए नहीं लगाते तब भी तो कर्सर ओ के बाद होता। तो फर्क ये पड़ा कि कर्सर ओ के बाद तो होता अगर हम बैकस्लैश ए नहीं लगाते, लेकिन हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती। अभी क्या होगा, अभी हेलो के बाद आपको सुनाई देगी अ साउंड ऑफ बीप। ठीक है, बीप या बेल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दोनों ही लिख देता हूं मैं। आपको आपके सीपीयू स्पीकर से एक बीप या बेल की साउंड 1 सेकंड के ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगी। इसका मतलब बैकस्लैश ए क्या नहीं करता है? जवाब दें। बैकस्लैश ए क्या नहीं करता है? बैकस्लैश ए अपने संगी साथियों की तरह कर्सर का मूवमेंट नहीं करता है। बैकस्लैश ए अपने कोलीग्स की तरह कर्सर को मूव नहीं करता है। कर्सर अपनी जगह पे रहेगा जहां उसे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बैकस्लैश ए लगाएंगे तो आपके सिस्टम से आपको बीप की साउंड सुनाई जरूर देगी। अगली डाउट आपके दिमाग में आएगी कि सर इसकी जरूरत क्या है, हम लोग क्यों अपने कंप्यूटर में या अपने प्रोग्राम में साउंड बजाने की कोशिश करेंगे? तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे प्रोग्राम में कुछ बहुत बहुत स्पेशल हम करते हैं और हम चाहते हैं हम यूजर की अटेंशन हमारे प्रोग्राम की तरफ डाइवर्ट करें। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। तो याद करिए, एटीएम आपको बेल की साउंड देता है, बीप की साउंड देता है, लगातार देता है ना। क्यों देता है आप बताइए? क्या आपके मनोरंजन के लिए देता है वो साउंड? वो आप बोर ना हो इसलिए वो गाना बजाता है क्या? नहीं, वो आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लेता है। जैसे ही एटीएम से पैसे बाहर आते हैं, आपको पता होगा एटीएम में एक टाइमर फिट होता है, पता है? एटीएम में एक टाइमर फिट होता है। उस टाइमर के खत्म होने से पहले अगर आपने पैसे नहीं निकाल लिए तो वो पैसे मशीन में वापस चले जाएंगे और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर आप जाकर बैंक में एप्लीकेशन दो, फिर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो थोड़ी सी आपकी लापरवाही लक्ष्मी जी का नुकसान करा देगी आपको। इसलिए एटीएम के अंदर ये फंक्शनैलिटी डाली गई है, बहुत सारे एटीएम में, सब में तो नहीं लेकिन बहुत सारों में, कि जब वो कैश विड्रॉ करते हैं, जब कैश निकालते हैं, तो एक साउंड जनरेट करते हैं अलर्ट टाइप की, ताकि यूजर सब काम छोड़कर पहले पैसे बाहर निकाल लें। ठीक है, यही इफेक्ट अगर आप अपने कोड पे लाते हैं तो आप सी में यूज करोगे बैकस्लैश ए। तो आपको याद होगा हम पासवर्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। कब बनाने वाले हैं? फंक्शन चैप्टर में बनाने वाले हैं। किसके थ्रू बनाने वाले हैं? गेट सी एच के थ्रू बनाने वाले हैं। जब हम पहली बार पढ़ेंगे गेट सी एच का ढंग का यूज, और जब हम वो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे हम बैकस्लैश ए यूज करेंगे जब यूजर 2 बार गलत पासवर्ड दे देगा। 2 बार गलत पासवर्ड दे देगा तो उसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि नॉर्मली आप देखते होंगे 2 चांस के बाद अगर तीसरा चांस भी आपने गलत पासवर्ड दिया तो अकाउंट लॉक हो जाता है। हो जाता है ना ऐसा कुछ? आप एटीएम में 3 बार गलत पासवर्ड दीजिए, 24 घंटे के लिए आपका एटीएम लॉक हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हम लोग भी करेंगे कि अगर यूजर 2 बार गलत पासवर्ड देगा तो हम उसे अलर्ट करेंगे। वो अलर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? वो अलर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश ए। आया समझ? अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं, वही आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करेगा। सबसे पहले टर्बो पे देख लीजिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहां पर, पहले 1 मिनट रुकिए, मैं साउंड शेयर करूं। जब तक मेरे कंप्यूटर की साउंड शेयर नहीं करूंगा आपको पता नहीं चलेगा कि साउंड आई कि नहीं आई। तो अब मैं कुछ YouTube पे वीडियो वगैरह प्ले कर रहा हूं, आप बताना साउंड सुनाई दे रही है आपको? साउंड चेक कर रहा हूं मैं।
इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये पैटर्न का मतलब क्या है? साउंड आ रही है? इसके लिए एक वर्जन अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखना पड़ता था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ठीक है। चलिए अब अपन यहां लिखते हैं हेलो \a फॉलोड बाय यूजर। आप बताइए कोई साउंड सुनाई दे रही है? मैं रन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नहीं आई ना कोई साउंड? नाउ आई राइट द वेरी सेम कोड ऑन कोड ब्लॉक्स आईडी। अभी टेंशन मत लीजिएगा, कोड ब्लॉक्स यूज कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं, कोड ब्लॉक्स पे अगर हम यही कोड लिखें तो वो हमारे लिए साउंड प्रोड्यूस करता है। तो नोटिस करिए, मैंने यहां पर लिखा printf hello \a और यहां होता है _getch stdlib.h। नहीं प्रिंस, \a एक तरीका है, हमारे पास बहुत सारे तरीके साउंड प्रोड्यूस करने के। आप आगे देखेंगे सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन भी होता है, वो भी हमारे लिए साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या नाम है उस फंक्शन का? उस फंक्शन का नाम होता है साउंड। आप इससे भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? \a इज वन ऑफ द वेज। तृप्तांश कंफ्यूज हो रहे हो? हेडर फाइल्स में क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था। क्या \a कोई फंक्शन है? जल्दी बताओ तृप्तांश। नहीं है ना? तो फिर ये कैसे कह सकते हैं अपन, ये कैसे सोच रहे हैं कि \a stdlib से आता है? क्या stdlib से ये _getch आ रहा है, उसके लिए यूज करा है मैंने। ठीक, चलिए अब मैं रन कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। फाइल रिमूव करनी है ना? 2 मिनट रुक जाइएगा। राइट, आई साउंड? ठीक है, लेट्स यूज इट मल्टीपल टाइम्स। हेलो यूजर, और फिर इसके बाद वेलकम \a टू \ac। डिड यू हियर द साउंड? राइट, तो ये आपको कोड ब्लॉक्स में मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन टर्बो आईडी। ठीक, क्लियर हुआ \a का पर्पस? एवरीवन गॉट द पॉइंट? सर बट व्हाई वी नीड \b? अहमद, आगे समझ में आएगा \b क्यों यूज होता है। आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखते हैं 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट हटते हैं, ऐसा कुछ होता है? जब म्यूजिक प्ले होता है तो कभी देखते हैं आप डॉट 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 आते हैं, फिर डॉट 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 हटते हैं, फिर डॉट 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 आते हैं। इस तरीके का एनिमेशन जब सी में बनाएंगे अपन, तब अपन को \b की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो वो सब आप पढ़ेंगे आगे, सब अभी नहीं क्लियर होगा कि कब जरूरत पड़ेगी। आप सीखते जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब आपका दिमाग चलना चाहिए।
कि जो हमने पढ़ा था वो यहां अप्लाई होगा। करेक्ट? एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? किसी का और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन? नहीं है? आगे बढ़ो। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज बीप ड्यूरेशन? नहीं प्रिंस, ना आप साउंड का पैटर्न बदल सकते हैं ना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। वो सब करना है तो आप साउंड फंक्शन यूज करें। बैकस्लैश ए से ऐसा नहीं कर पाएंगे। समझ आया? आगे बढ़ो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का पार्ट है। वॉइस लैग कर रही है क्या? .h हेडर फाइल में साउंड फंक्शन कम्स फ्रॉम द हेडर फाइल dos.h। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा पलक, मैं दिखा देता हूं। चलिए, पलक हैज अ डाउट कि अगर हम \b हेलो के बाद 6 बार लगा देंगे तो क्या होगा। पहले आप एक बार का इफेक्ट देख लीजिए पलक। अगर मैंने कहा है हेलो \b तो ये आउटपुट समझ आ रहा है? कर्सर ओ के नीचे दिख रहा है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, दिख रहा है? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लगा देता हूं \b \b 1 2 3 4 5 एंड 6, यही क्वेश्चन है पलक आपका, टर्बो आईडी। ठीक, क्लियर हुआ \a का पर्पस? एवरीवन गॉट द पॉइंट? सर बट व्हाई वी नीड \b? अहमद, आगे समझ में आएगा \b क्यों यूज होता है। आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखते हैं 3 डॉट आते हैं 3 डॉट हटते हैं, ऐसा कुछ होता है? जब म्यूजिक प्ले होता है तो कभी देखते हैं आप डॉट 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 आते हैं, फिर डॉट 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 हटते हैं, फिर डॉट 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 आते हैं। इस तरीके का एनिमेशन जब सी में बनाएंगे अपन, तब अपन को \b की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो वो सब आप पढ़ेंगे आगे, सब अभी नहीं क्लियर होगा कि कब जरूरत पड़ेगी। आप सीखते जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब आपका दिमाग चलना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था वो यहां अप्लाई होगा। करेक्ट? एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? किसी का और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन? नहीं है? आगे बढ़ो। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज बीप ड्यूरेशन? नहीं प्रिंस, ना आप साउंड का पैटर्न बदल सकते हैं ना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। वो सब करना है तो आप साउंड फंक्शन यूज करें। \a से ऐसा नहीं कर पाएंगे। समझ आया? आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का पार्ट है। वॉइस लैग कर रही है क्या? साउंड फंक्शन डॉस नहीं पड़ेगा पता है? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लगा देता हूं \b \b 1 2 3 4 5 एंड 6, यही क्वेश्चन है पलक आपका? जल्दी जल्दी बोलिए। रन करिए। कहाँ आ रहा है कर्सर बताइए? एच के नीचे। मैं 2 बार \b और दे दूं तो कहां चला जाएगा? अभी भी एच के ही नीचे रहेगा। कहां जाएगा इससे आगे? स्क्रीन पे जगह ही नहीं है इससे पीछे जाने की, तो कैसे मूव करेगा? है कि नहीं है? है ना? ऐसे ही एक और क्वेरी होती है, वो भी सॉल्व कर देता हूं। हम लोग हेलो के बाद \n लिखकर \r लिखेंगे तो क्या होगा? आप लोग बताओ। हेलो के बाद \n लिखकर \r लिखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अकेले \n से हो रहा है। जो \n से होगा वही होगा ना। ना 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 ना, एच के नीचे कैसे आ जाएगा? चलो देखो, क्या कर्सर एच के नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट रो की बिगनिंग पे ही आ रहा है ना। अच्छा, ये वाला \r ना होता तो कर्सर कहां दिखता?
ये वाला बैकस्लैश आर ना होता तो कर्सर कहाँ दिखता? तो भी सेम आता, कर्सर आपको नेक्स्ट रो पे ही दिखता, बिगनिंग पे। अभी भी वही हो रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। /t नहीं वंशज, /t। /t का प्रैक्टिकल दिखा दूं? ये लीजिए, हेलो /t यूजर, और फिर था हमारा हाय /t यूजर। ठीक है, आप समझने वाली चीज इसमें क्या है, गौर से देखिए। जब आप इसको रन करेंगे, तो मैंने बैकस्लैश नहीं डाला। जब आप इसको रन करेंगे तो नोटिस करिए दोनों जो यूजर हैं वो बिल्कुल अलाइंड आ रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, वो दोनों बिल्कुल अलाइंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं दोनों यूजर बिल्कुल अलाइंड? समझिए, लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ठीक, सबसे पहले टैब कॉलम पे लिखा गया हेलो। हेलो के बाद /t ने 3 कॉलम का गैप देकर यूजर लिखा कॉलम नंबर 9 पे, और हाय जब लिखा गया तो उसने भी कर्सर को कॉलम नंबर 9 पे ही भेजा। तो नोटिस करिए दोनों यूजर बिल्कुल अलाइन दिख रहे हैं। अगर /t के कारण 4 का जंप या 5 का जंप दिया जाता तो आप मानते हैं जो दोनों यूजर हैं ये अलाइंड नहीं आते? अगर /t के कारण, जैसा लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, 4 कैरेक्टर का जंप, 5 कैरेक्टर का जंप होता, तो ये दोनों यूजर अलाइन नहीं दिखते आपको। ये दोनों आपको आगे पीछे दिखते, डायगोनल दिखते, थोड़ा तो इनका अलाइनमेंट बिगड़ता। लेकिन अभी बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड है, क्योंकि /t ये नहीं देखता है कि उसे कितने का जंप देना है, वो बस ये देखता है कि कर्सर उसे अगले टैब कॉलम की बिगिनिंग पे पहुंचाना है। यस मोहम्मद, कंपाइल और रन सेम टाइम पे होता है। आप अलग से कंपाइल भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी है। वो जो येलो कलर का व्हील आपको दिख रहा है वो इसी काम को करता है। ये येलो कलर का व्हील देख रहे हैं? ठीक है, समझ आई बात? दैट इज द रोल ऑफ /t। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? अभी भी कंफ्यूजन है? करिए, अनम्यूट करिए अहमद, क्या कंफ्यूजन है आपको? अनम्यूट करिए अहमद, फटाफट बोलिए क्या कंफ्यूजन है। अनम्यूट करो अहमद, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, अनम्यूट करिए आप। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए, सर तो थोड़ा मुझे सा जोर से बोलिए। /t समझ ही नहीं आया था सर एक्चुअली। आप आप थे लास्ट कॉलम्स, लेक्चर में? हाँ था सर, लेकिन आप जो कॉलम्स आप जो मेंशन कर रहे हैं वो ये कैरेक्टर को आप कॉलम बुला रहे हैं या कुछ और, हाँ, मुझे वो नहीं एक समझ में कैरेक्टर आया को सर। कॉलम बुला रहा हूं मैं। एक कॉलम एक कैरेक्टर के बराबर है। ओके। स्क्रीन पे एक कॉलम एक कैरेक्टर के बराबर जगह देता है। तो अब ओके इसको सर। करिए, आप इस कोड को मेरे साथ ट्रेस करिए कैसे काम कर रहा है। कोड दिख रहा है आपको? हाँ सर। आउटपुट भी दिख रहा है? हाँ सर। दोनों को ट्रेस करते हैं अपन। अगर इसको आप एनालाइज करें, लेट मी ड्रॉ द स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन है। मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पे एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? जल्दी बताइए, भूल गए? 80 सर। देख के जवाब दिया, सबका है ना? नहीं सर। 80। चलो गुड, याद था, हाँ सर। शाबाश। सर और फिर मुझे मैंने ये ये भी नहीं कहा, समझ आया था कि 80 को आपने कहा था 8 से डिवाइड करने के लिए। yes 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 I हाँ said तो वो 80 80 कॉन्सेप्ट, should be, yeah I'm हाँ वो repeating that. कॉन्सेप्ट This भी नहीं whole row समझ is of 80 columns, आया। yes यस or सर। no? Right. Amongst these 80 columns we have a group of 8 columns each. ओके सर। राइट, जैसे मूवी हॉल में रोज होती है ना, एक रो में 10 सीटें, फिर 10 सीटें। या अगर आप याद करें तो ट्रेन के अंदर 72 सीट्स की बोगीज होती हैं। हाँ यस सर, यस सर। होती है ना, वन कोच हैज 72 सीट्स। हाँ सर। बिल्कुल ऐसे हर रो में 8 कॉलम्स के पेयर्स बन जाते हैं। दिस इज वन पेयर ऑफ 8 कॉलम, दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ 8 कॉलम, दिस विल बी थर्ड पेयर ऑफ 8 कॉलम।
अब मैंने कहा था these pairs what are they called as? Everyone please respond. I told they are called as टैब कॉलम्स। इनको टैब कॉलम का नाम मिलता है। ओके, तो जो मैंने मैथ्स कराई थी वो ये थी, अगर 8 कॉलम्स के पेयर हो रहे हैं और 80 कॉलम्स हैं तो कितने टैब कॉलम हुए? टोटल 10 हुए ना, 80/8। यस सर। है ना? तो ये पहला टैब कॉलम हुआ 1 से लेकर 8 तक। ये ओके दूसरा टैब कॉलम हुआ 9 से लेकर 16 तक। ये तीसरा टैब कॉलम हुआ 17 से 24 तक। बताओ अहमद, चौथा टैब कॉलम कहाँ से कहाँ तक होगा? सर 34 तक सर। अरे ये कैसे कैलकुलेट करा? 34 तक कैसे हो जाएगा? चौथा टैब कॉलम शुरू कहाँ से होगा? 25 से सर। शाबाश। और 25 से 8 गिनो, कितना हो रहा है? 32 सर। एग्जैक्टली। तो अगला होगा 25 से लेकर 32 तक होगा। ओके सर। फिर 33 से लेकर 8 गिनो, ऐसे चलते जाएंगे। हाँ सर। राइट। अब रूल ये था कि जब आप लिखोगे हेलो हाँ सर। तो कर्सर जिस भी टैब कॉलम में होगा \t उसे नेक्स्ट टैब कॉलम की बिगिनिंग तक पहुंचा देगा। कर्सर इस समय कौन से टैब कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में सर। शाबाश। फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट टैब कॉलम में है। ओके एग्जैक्टली तो कर्सर कॉलम नंबर 6 पे होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अगर एक कैरेक्टर एक कॉलम ले रहा है तो कर्सर की पोजीशन कॉलम नंबर 6 पे होगी। कर्सर यहाँ पे होगा। अच्छा। होगा। यहां से आपने \t लगाया हाँ तो कर्सर कहाँ चला जाएगा? रूल क्या है? कर्सर रूल है कर्सर नेक्स्ट टैब कॉलम की बिगिनिंग पे जाएगा। नेक्स्ट टैब कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अहमद, बताइए? 9 से सर। 9 से। सो कर्सर विल टेक अ जंप फ्रॉम 6 to 9। ओके सर। ओके, कितने कैरेक्टर्स का जंप हुआ? 3 6 से 4 सर। 9। 4 सर। 6 से 9, 3 का जंप हुआ ना। 6 से 7, हाँ सर। 7 से 8, 8 से 9, 3 का जंप हुआ। यहां लिखा जाएगा वर्ड यूजर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया। फिर आपने प्रिंटफ लिखा है, सेकंड प्रिंटफ भी है। हाँ सर। राइट। उसमें सबसे पहले क्या है? सेकंड प्रिंटफ में सबसे पहले क्या है? सर आप लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं? आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो? ये जो सामने आपके कोड दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ जो कोड दिख रहा है प्रिंटफ में सबसे पहले \n है ना। अच्छा सर, यहाँ हाँ सर, बैक बैक। तो कर्सर कहाँ आ जाएगा? सेकंड रो की स्टार्टिंग पे आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। फिर उसके बाद हाई लिखा जाएगा। हाँ यस सर। हाई में कितने लेटर्स हैं? 2 सर। कर्सर कहाँ होगा? आई के बाजू में सर। आई के बाजू में। आई के बाजू मतलब थर्ड कॉलम। यस सर। थर्ड कॉलम कौन से टैब कॉलम का पार्ट है? फर्स्ट सर। फर्स्ट टैब कॉलम का पार्ट है। फर्स्ट टैब कॉलम \t सर। \t क्या करता है? नेक्स्ट कॉलम को शिफ्ट कर देगा सर। नेक्स्ट टैब कॉलम की बिगिनिंग तक। ओके सर। आप गलत बोल रहे हो, नेक्स्ट टैब कॉलम की बिगिनिंग पे ले जाता है। ओके नेक्स्ट टैब कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? या 9 से सर। तो फिर यहाँ 9 पे आकर फिर यूजर लिख दिया जाएगा। ओके सर। यही आउटपुट है, ये आउटपुट भी वही है, ये भी वही है जो अपने ट्रेस करा। ओके सर। क्लियर? यस सर। Can we write \n after hello \t? Yes, yes, yes. You can do that. अमन, वैसा आउटपुट मिलेगा जैसा आप लिखेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको और बताऊंगा और इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक? हेलो क्लियर? सर। यस यस यस। सर और एक क्वेश्चन था, stdio जब हम इंक्लूड करते हैं ना, हाँ हाँ। तो उसमें हमने जो कॉल किया होता है फॉर अभी प्रिंट एफ जो लिखा हुआ है हमने, तो सिर्फ उसी की कोडिंग हमारे कोड में पेस्ट होती है या नहीं, जितने भी सबकी फंक्शंस होते कोडिंग हैं सबकी पेस्ट हो जाती है? सबका डिक्लेरेशन पेस्ट होता है लेकिन कोडिंग प्रिंटफ की होती है। वो आपको आगे समझ में आएगा डिक्लेरेशन और कोडिंग में क्या अंतर है, वो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए stdio में जो कुछ भी है वो सब पेस्ट होता है।
आपने printf यूज करा है ना, लेकिन stdio में scanf भी है और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन सब से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं stdio में, वो सारे स्टेटमेंट पेस्ट होते हैं। लेकिन इससे प्रोग्राम का साइज भी बढ़ जाता होगा ना सर? बिल्कुल बढ़ जाता है, यही तो ड्रॉबैक है सी में। इसी को तो एक्सपैंडेड सोर्स कोड बोलते हैं। तनिषा, getch इज इन conio.h इन टर्बो कंपाइलर। कोड ब्लॉक्स में getch नहीं होता, उसकी जगह अंडरस्कोर getch होता है, एंड इट कम्स फ्रॉम stdlib.h। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। So this is page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, and page 7 and 8। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।